नमस्कार साथियों। सुप्रभात। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक की जो सबसे फेमस पुस्तक है, वीपी वर्मा महोदय की, उनकी पुस्तक का जो टॉपिक है सर सैयद अहमद खान, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आज हम उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। तो इस पुस्तक के अंतर्गत जब हम सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत कुछ विस्तार से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारांश रूप से इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस अध्याय को जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम पाते हैं कि सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम नेता थे, और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सर सालार जंग हुई थी, उसके बाद में ये इनके एक अग्रणी विभूति के रूप में मुस्लिम समाज के अंतर्गत हुए। इसके साथ साथ ही जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो सर सैयद अहमद खान ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया। उन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत अगर हम बात करना चाहें, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मुस्लिम समाज के लिए पाश्चात्य धर्म की जो उदार शिक्षा प्रणाली है, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हमें भक्ति रखनी चाहिए। तो ये दो बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम उनके जीवन परिचय की बात करते हैं, तो उनका जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से बताया जा सकता है। जीवन परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पतनशील मुगल साम्राज्य था, उन्होंने उनकी नौकरी करना पसंद नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी की थी। अब अगर हम बात करें आगे इनके संबंध में, तो जैसा कि हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद में उन्होंने एक रचना लिखी थी, 1800 भारतीय विद्रोह के कारण के नाम से। इस पुस्तक की में उन्होंने भारतीय विद्रोह के कारणों के बारे में उल्लेख किया था। और ऐसा भी माना जाता है कि एलन अप्टियम होम ने को इस पुस्तक ने काफी प्रभावित किया था। उन्होंने 1869-70 के अंतर्गत इंग्लैंड की यात्रा भी की थी। अब हम बात करते हैं कि 1877 में जब लॉर्ड लिटन महोदय के समय, जो लॉर्ड लिटन महोदय के समय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत ऐसे विचारों और सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयत्न किया गया जो भारतीय जनता के सभी वर्गों के लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो। यानी कि दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो जो व्यक्ति थे, उसके अंतर्गत कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न आता है सीधा सीधा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, केशव चंद्र सेन इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, किंतु आदर्शवाद से प्रेरित होकर के जो सम्मेलन बुलाया गया था, ये कोई ठोस रूप उसके अंतर्गत नहीं ले सका था। अब हम अगर उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें, तो इनको, सर सैयद अहमद खान को, लोक सेवा आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ ही इन्हें वायसराय की परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि सबसे फेमस कथन जो अक्सर परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि वे राजभक्तों के भी राजभक्त है। काफी बार परीक्षा में आता रहता है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान ने एक 1864 में ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी संस्था? ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य था कि उर्दू में पाश्चात्य ग्रंथों का अनुवाद करना, यानी उर्दू भाषा के अंतर्गत जो पाश्चात्य ग्रंथ है, पश्चिमी जो ग्रंथ है, उनका अनुवाद करके और इनको उपलब्ध कराना। और इसका स्थल था गाजीपुर, यानी कि ट्रांसलेशन सोसाइटी 1864 में गाजीपुर के अंतर्गत थी। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, तो 1875 के अंतर्गत उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल की स्थापना की। और ये शीघ्र ही आगे चल करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज का रूप इसने धारण कर लिया। 1877 में जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी सर सैयद अहमद खान का, इसके पीछे एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य क्या था कि मानसिक प्रबुद्धिकरण के लिए पश्चिम के वैज्ञानिक तथा बुद्धिवादी विश्व दर्शन को लोकप्रिय बनाया जाए। याद रखने वाली बात है कि इसका जो मूल मोटो था वह यह था कि मानसिक प्रबुद्धिकरण के लिए पश्चिम का वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी विश्व दर्शन है उसको लोकप्रिय बनाया जाए। जैसे ही आप इस पुस्तक के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इन्होंने एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी और उस मासिक पत्रिका का नाम था तहजीबुल अखलाक। तो जो मासिक पत्रिका थी तहजीबुल अखलाक के द्वारा उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया था। ये समाज सुधार के लिए इन्होंने अन्य जो रचनाएं इनके सामने आती हैं उन जो संगठन सामने आ रहे हैं हमारे सामने, तो इसके अंतर्गत एक आता है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की भी इन्होंने स्थापना की थी। अगर हम बात करते हैं अब भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक की, तो भारतीय विद्रोह के जो पुस्तक है इस पुस्तक के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है इसके अंतर्गत कि 1873 के अंतर्गत कॉल्विन और ग्राम वाल्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में आ चुका है। सर सैयद अहमद के अनुसार भारतीय विद्रोह के जो कारण है, तो उन्होंने जो मूल कारण बताया था सर सैयद अहमद खान ने कि भारतवासियों का विधि निर्माण के कार्य से दूर रखना, भारतवासियों को विधि निर्माण के कार्य से दूर रखना ही मूल कारण था किसका, 1857 के विद्रोह का। ये किसके अनुसार था, सर सैयद अहमद खान के अनुसार थे। इसके साथ साथ ये एक प्रसिद्ध वाक्यांश लिखा हुआ कभी कभी आता है परीक्षा में कि जब सब लोग ब्रिटिश सरकार को धीमा विष, रेत की रज्जु और अग्नि की विश्वघाती ज्वाला समझने लगे थे। ये एक प्रकार का काफी प्रमुख है। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी बतलाया कि भारतीय विद्रोह के कारण जो पुस्तक लिखी उसके अंतर्गत कि शासकों और प्रजाजनों के बीच विचारों के आदान प्रदान का नितांत अभाव, शासकों के बीच और प्रजाजनों के बीच विचारों के आदान प्रदान का नितांत जो अभाव था वह भी। तो सर सैयद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि परिषदों में जनता की सीधी साझेदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने इस बात के लिए भी खेद प्रकट किया कि जनता के पास जो अवांछनीय कानून है उनका प्रति विरोध प्रकट करने का उनके पास कोई कारण नहीं। तो उन्होंने लिखा था कि मुझे विश्वास है कि अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की समृद्धि और कल्याण के लिए आवश्यक है कि जनता को परिषदों में मत व्यक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने ये तो मुख्य कारण बताए थे, इनके साथ साथ ही कुछ और गौण कारण भी उन्होंने भारतीय विद्रोह के कारणों के रूप में माने थे। उनका पहला अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं से अनभिज्ञ रहती है। इसके साथ साथ ही सेना का जो कुप्रबंधन है जिससे उनके अंतर्गत असंतोष फैलता है, इसको भी उन्होंने एक कारण के रूप में लिखा था। इस प्रकार उन्होंने अन्य गौण कारण बताए थे। उन्होंने आगे चल करके हम बात करते हैं उनके राजनीतिक विचारों से संबंधित। तो उन्होंने 1883 में जो अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था उस भाषण के अंतर्गत कहा था कि जिस प्रकार उन जाति के हिंदू किसी समय बाहर से आकर इस देश में बस गए और भूल गए कि उनका आदि निवास स्थान कहाँ था तथा भारत को भी अपना देश समझने लगे, तो ये कथन भी उनसे संबंधित थे। इसके साथ साथ ही इसी कथन के अंतर्गत आगे आता है कि मेरे हिंदू भाई तथा सहधर्मी मुसलमान दोनों एक ही वायु में सांस लेते हैं और पवित्र गंगा और यमुना का जल पीते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद के अंतर्गत जो इल्बर्ट बिल था उसका समर्थन करने वाला कौन था, क्रिस्टो दास पाल था। इसके साथ साथ ही एम एन राय जिनकी फेमस रचना थी इंडियन इन ट्रांजिशन, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने लिखा था कि जिन हिंदुओं ने प्रतिनिधित्व, शासन और समाज सुधार के लिए आंदोलन आरंभ किया वे बुद्धिजीवी बुजुर्ग
थे। इसके विपरीत अलीगढ़ में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले, जिन पर अंग्रेजी अनुग्रह की दृष्टि थी, वो अभिजात तंत्रीय वर्ग के लोग थे। अब हम बात करते हैं कि 1886 के अंतर्गत, यहाँ से भी प्रश्न काफी बार आता रहता है कि ये जो है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी स्थापना की तारीख है 1886। इसके साथ साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888, और अगला है मोहम्मडन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन 1893। तो इनकी सन आपको अवश्य याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है तथा मोहम्मदन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन है, कि दोनों संस्थाओं का नेतृत्व किया। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव को रोकना था। और सर सैयद अहमद खान ने जो पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसमें सहयोगी कौन था? वाराणसी का राजा शिव प्रसाद था। अब हम बात करते हैं कि बहुसंख्यक के अत्याचार के बारे में। बहुसंख्यक का अत्याचार यानी कि सर सैयद अहमद खान का लोकप्रिय शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं था। वे जॉन स्टुअर्ट मिल की भांति ही बहुसंख्या के अत्याचार का भय उन्हें सता रहा था। अर्थात वे एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे, उनके सदस्य थे। इसीलिए वे लोकप्रिय शासन की प्रगति में उनका ऐसा मानना था कि इसमें मुस्लिम हितों की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया और अभिजात तंत्रीय जो दृष्टिकोण है उसका उन्होंने समर्थन किया। कारण वे अभिजात वर्ग के हितों के प्रतिनिधि थे, और उनके मन में जो भय था, क्या था? विशाल हिंदू समाज की भारी संख्या का डर ही उनके विचारों का मुख्य आधार था। तो इस पुस्तक के अंतर्गत बहुत ही संक्षेप में सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया गया, और इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। आप विस्तार से इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।